मैं आदर्श गिरी आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिए, यानी कि जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम आज बात करने वाले हैं उष्मा, जो चैप्टर है उष्मा हीट, और एमसीक्यू को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कम से कम उससे रिलेटेड चीज़ों को, अगल बगल की चीज़ों को देख लेंगे, पूरा का पूरा वो क्लियर हो जाए। और मैं इंश्योर करता हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटने वाला यहाँ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उष्मा की इकाई एसआई यूनिट क्या है। उष्मा की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूँ ना उष्मा की एसआई यूनिट क्या है, तो हम इसको कैलोरी में भी नापते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो है जूल, ठीक है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के ऊपर रखा हुआ। तो उष्मा यहाँ पे डील हो गई। अब मैं बात करूँ उष्मा क्या है। उष्मा क्या है? जूल यहाँ पे सही आंसर था। उष्मा क्या है? तो उष्मा जो है ना, हीट जो है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। जैसे देख लीजिए, ये आपका एक कप है, इस कप में एक कप चाय है जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री है, और बाहर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है, तो ये चाय कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाएगी। जैसे इसको बाहर रख देंगे ये ठंडी होने लगेगी, यानी कि ये उच्च ताप थी, ये उच्च थी, और ये कम थी, निम्न ताप। तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहेगी, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि हीट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से, मतलब कि अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हीट क्या है, हीट की यूनिट क्या है? जूल है। कैलोरी में भी नापते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक जूल लगभग किसके बराबर होता है? एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो जो एक जूल होता है लगभग 0.28 कैलोरी, 0.32 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, या 4.2 कैलोरी। तो किसके बराबर होता है एक जूल? तो जो एक जूल होता है वो एक्चुअल में बराबर होता है 0.239, ठीक है। जो एक जूल होता है वो एक्चुअल में बराबर होता है 0.239 के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा 2.40, ये वाला, ठीक है। इसको 40 भी कह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा की बात चल रही है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। और मैं बता दूं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट होता है किसी पदार्थ का, किसी 1 ग्राम पदार्थ का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं, ऊष्मा को कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आ रही है? मतलब विशिष्ट ऊष्मा। तो किसकी ज़्यादा होती है? जल की, सीसा की, बालू की, या चौथा ऑप्शन रेत की? किसकी ज़्यादा होगी? तो जो ज़्यादा होगी वो होगी आपकी जल की, यानी कि जल, 1 ग्राम जल का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और वो स्पेसिफिक हीट जल की सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़े हम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ग्लेशियर होते हैं हमेशा कहाँ से पिघलते हैं? तो जो ग्लेशियर होते हैं, पहला ऑप्शन दिया ऊपर की सतह से पिघलते हैं, किनारे से पिघलते हैं, या नीचे तल से पिघलते हैं, या बीच की सतह से पिघलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये ग्लेशियर है आपका, तो ये हमेशा कहाँ से पिघलेगा? तो ये जो हमेशा पिघलेगा ना वो तल से पिघलेगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से दाब बढ़ेगा तो नीचे का गलनांक कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
कम हो जाएगा, तो हमेशा तल से पिघलेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु के अणु के साथ क्या होता है, अणु क्या करते हैं? ठीक है, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं, भारी हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं। तो जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसके अंदर के जो अणु होते हैं, ऐसे मान लीजिए वस्तु है कोई, इसके अंदर के अणु है, तो ये गर्म होने पे क्या होंगे, ये गर्म होने पे तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे, ऐसे इधर उधर। ठीक है, ये भागने लगेंगे इधर उधर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ए, तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आज के दिन को देखते हुए रखा गया, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? मतलब एक प्रश्न यहाँ से और बना दें कि लोग गर्मी में सफ़ेद कपड़े ही ज़्यादा क्यों पहनते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है श्वेत कपड़ा। दूसरा, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, प्रकाश वेदक नहीं होता है। चौथा, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतला कर देता है, मतलब ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, अगर सफ़ेद कपड़े पे कोई कलर पड़ता है तो दिखता है क्लियरली, यानी कि वो किसी चीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता है, किसी भी लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता है, अवशोषण नहीं करता है, वो उसको परावर्तित कर देता है। ठीक है, परावर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसी वजह से वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग श्वेत कपड़े ज़्यादा पहनते हैं गर्मी के। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? अच्छा चालक मतलब गुड कंडक्टर, जिसमें ऊष्मा बहुत आसानी से बहती हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पानी, दूसरा ईंधन, तीसरा बेंजीन और चौथा पारा। तो ऊष्मा के लिए आपने पढ़ा होगा कि सिल्वर का एक नाम पढ़े होंगे, सिल्वर, कॉपर मतलब चांदी, तांबा। ठीक है, चांदी तांबा, लेकिन ये चांदी तांबा यहाँ पे दिया ही नहीं है, दिया है पानी, ईंधन, बेंजीन, पारा। तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा पारा, मरकरी। ठीक है, सही आंसर जो होगा आपका वो होगा पारा, मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखिए, गैस का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान नहीं पूछा है कि थर्मामीटर बोल दीजिएगा, गैस का पूछा। गैस का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पहला, प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर या वाष्प ताप थर्मामीटर। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा पायरोमीटर। तो जो गैस का तापमान होता है वो पायरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन, किस तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? कितने तापमान तक का? तो 0 से 360 डिग्री तक आप थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो थर्मामीटर काम नहीं करता। तो ऑप्शन सी सही है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, थर्मामीटर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ही यूज़ होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वहाँ पे गैस दिया हुआ था, गैस का तापमान। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सूर्य का तापमान किससे नापा जाता है? ऑप्शन थर्मामीटर, पायरोमीटर, तीसरा कोई और बैरोमीटर और चौथा कोई नहीं। आप बताइएगा कि सूर्य का तापमान किसके साथ मापा जाता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, थर्मामीटर तो कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि थर्मामीटर 360 डिग्री तक ही नाप सकता है, उससे ज़्यादा तो नाप नहीं सकता। सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 होता है। तो कैसे नापेगा? तो सूर्य का तापमान हमेशा पायरोमीटर से नापा जाता है, जो पीछे का क्वेश्चन था, पायरोमीटर। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल दो निश्चित बिंदुओं को कितने भाग में विभाजित करता है? जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उनके दो बिंदुओं को कितने भाग में विभाजित करता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये होगा उसका, यहाँ से 0 होगा, यहाँ 1 होगा, तो इनके बीच में कितने डिवीज़न होंगे? इनके बीच में
तो इनके बीच में फ़ारेनहाइट के बीच में कितने होंगे, 180 होंगे कि 212 होंगे कि 100 होंगे कि 32 होंगे। तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 180। इन दोनों के बीच में 180 डिवीज़न होते हैं। सोचिए कितनी माइनर सी चीज़ों को ये मेज़र कर सकता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये भी एक ताप मापने का पैमाना है। ताप मापने का एक पैमाना है। 4 पैमाने होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन, और एक और आता है आपका रोमर, केल्विन रोमर। चलिए वो भी बता देंगे हम आपको। ताप मापने के जो 4 पैमाने होते हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन, ये 4 पैमाने होते हैं। ठीक है, सेल्सियस का जो सबसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 और ये जाता है 100 तक। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 से 32 और ये जाता है आपका 212 तक। ठीक है, और रोमर जो है 0 से स्टार्ट होता है और जाता है 80 तक, 80 डिग्री होता है। ठीक है, और केल्विन जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, नहीं 0 केल्विन नहीं होता, सॉरी, 273 केल्विन से स्टार्ट होता है, 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन तक जाता है। ठीक है, 373 केल्विन तक जाता है और इसमें डिग्री नहीं लगता है, केल्विन वाले में डिग्री नहीं लगता है। ठीक है, ये 4 पैमाने होते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा साउंड के साथ सुन के अच्छे से। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो निम्न दाब के कारण तैरते हैं, या निम्न तापमान के कारण, या निम्न घनत्व के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लाउड होते हैं, बादल, वो तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, ऐसे मूव करते रहते हैं। तो ये किस कारण मूव करते हैं? तो ये मूव करते हैं निम्न घनत्व के कारण, उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। ठीक है, तो जो परम शून्य ताप होता है वो बताता है कि वह तापमान होता है जिस पर आणविक गति बंद हो जाती है। जो अणु होते हैं उनकी गति बंद हो जाती है, क्योंकि हमको पता है सारे अणु जो होते हैं वो गति करते रहते हैं, और जब एकदम फ्रीज हो जाएंगे तो गति कहाँ करेंगे। तो वही होता है आपका परम शून्य ताप, जिस पर सारे अणु गति करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन देखिए, -273.10, 273.15, सारे माइनस में दिए हुए, -273.20, -273.25। तो जो आपका परम शून्य ताप होता है वो होता है -273.15 सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए केल्विन, अगला देखिए। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं, पहली बात तो ये। और ठोस में ऊष्मा किस प्रकार संचरण होता है? ऊष्मा संचरण का मतलब, आपने एक छड़ लिया, आपने देखा छड़ क्या है, ठोस है, उसको एक हिस्सा रख दीजिए गर्म करने के लिए, तो कुछ टाइम बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है। तो ये गर्म कैसे होता है, ऊष्मा कैसे यहाँ से यहाँ आती है, यही पूछा जा रहा है आपसे। चलिए एक बार ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। चालन, संवहन, विकिरण या ये सभी। तो जो ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से होता है। ठीक है, कंडक्शन। आगे बढ़े। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ऊष्मा के किस विधि में कण, यहाँ पे कण अपना स्थान बदलते हैं? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा संवहन। अब देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, दो विधियाँ। ठीक है, चालन और संवहन। जो चालन विधि है ना वो ठोस में होती है, चालन किस में होती है, ठोस में होती है। और जो संवहन है वो द्रव्य में और गैस में होती है, गैस में भी होती है, याद रखिएगा। चालन ऊष्मा की जो संचरण विधि है वो ठोस में होती है, ठोस में होती है। अब देखिए कैसे होती है, ये देखिए एक रॉड है, ये एक रॉड है लोहे की। ठीक है, आप देखेंगे कि ये रॉड, अगर इसका हम एक हिस्सा गर्म कर दें, यहाँ पे ये गर्म कर रहे हैं,
इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है, यहाँ भी गर्म हो जाता है। ठीक, तो वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये गर्म होगा तो ये पार्ट पहले गर्म होगा, यहाँ पे उष्मा इस अणुओं में ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने बताया अभी आपको पीछे कि उष्मा जो होती है क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। तो यहाँ जब ज़्यादा हो गई तो इसके पास आएगी। अब ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला होगा, इस तरीके से पूरा गर्म हो जाएगी। और हमने क्या बताया कि ठोस में उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। और मुझे लगता है कि चालन विधि आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। संवहन की बात कर लें। संवहन विधि जो होती है आपकी द्रव्य में और गैस में भी होती है। अब देखिए, और हमने बताया कि इसमें अपना अणु जो है अपना स्थान बदलते हैं, कण जो है अपना स्थान बदलते हैं। ये देखिए ग्लास है, यहाँ पे नीचे गर्म कर दीजिए, बर्नर लगा के गर्म करिए। ठीक है, ये गर्म हो रहा है। तो ये गर्म जब हो रहा, इसमें पानी है, तो ये जो पानी है जब ये अणु गर्म होगा ना तो ये टेम्परेचर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, अणु अपना स्थान बदल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। तो ये अपना स्थान बदलते रहते हैं पूरे टेम्परेचर को बराबर करने के लिए, क्योंकि पहले ये वाला हिस्सा नहीं गर्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक अणु गर्म होंगे और गर्म होने के बाद वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, सबको एक साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है संवहन विधि। कभी ऐसा भी सुने हैं क्या, नीचे का पानी गर्म हो गया ऊपर का पानी गर्म नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता। नीचे के जो कण होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं, ऐसे अप डाउन करने लगते हैं। ठीक है, और पूरे पार्ट को गर्म करते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। विकिरण विधि, इसी विधि से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है और इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये ठोस में, द्रव्य, गैस में नहीं, ये गैस किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, पृथ्वी तक आती है। बात समझ में आ गई? ये तीन ही विधियां हैं, उष्मा संचरण की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किससे अधिक जलन होती है? अधिक जलन होती है उबलता पानी से, दूध से, चाय से, भाप से। तो जो सबसे ज़्यादा जलन होती है वो होती है भाप से, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। गुप्त उष्मा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, गुप्त उष्मा मतलब भाप। ये देखिए पानी उबलेगा कितने पे, 100 डिग्री पे। दूध 100 डिग्री पे उबल जाता है, चाय ये भी 100 डिग्री पे। लेकिन भाप से क्या होता है, 100 डिग्री के बाद ही तो ये भाप बनता है। 100 डिग्री के बाद जब कोई टेम्परेचर इसमें पड़ेगा, ऐड होगा, और तब तो ये भाप बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो भाप में होता है, इसीलिए ज़्यादा जलता है, इसीलिए हमको ज़्यादा कष्ट होता है भाप से जलने पर। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, यहाँ सेल्सियस है, यहाँ फ़ारेनहाइट है। तो वह तापमान जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं वो होता है -40 डिग्री। ठीक है, इस पर फ़ारेनहाइट भी बराबर होता है और सेल्सियस भी बराबर होता है। ठीक, मतलब जो इनका पाठ्यक्रम है वो बराबर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? प्रकाश का, दूरी का, उष्मा का, चाल का। तो थर्म जो है उष्मा का यूनिट है। आगे बढ़िए। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दूरी पे, उष्मा पे, तापमान पे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही बात है, तारों की दूरी तो है ही है, वो तो अलग की बात है। उष्मा चलती है, देखते हैं। तापमान, तो जो तारों का रंग होता है वो तापमान पे ही निर्भर करता है। तापमान जैसा होगा वैसा चमकेगा। जैसे सूरज का है 6000 के, तो ये पीला दिखाई देता है, वैसे ही तारों का जितना तापमान होता है वैसा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो तारों का रंग है वो तापमान पे निर्भर होता है, जैसे कि सूर्य का। ठीक, आगे बढ़िए। ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ताप गतिकी का फर्स्ट नियम क्या है? चार्ल्स का नियम है, या ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, या ऊर्जा के विनिमय का नियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ताप गतिकी का प्रथम नियम है वो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आगे बढ़े, थोड़ा सा समझा देते हैं इसके बारे में आपको।
ऊर्जा के संरक्षण नियम के बारे में बताने वाला था। ये क्या है, ये जो होता है तापगतिकीय का प्रथम नियम, वो होता है डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये क्या होता है डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू? तो मैं बता दूं, डेल्टा जो यू होता है वो होता है नियायक द्वारा अवशोषित ऊष्मा। नियायक क्या होता है? नियायक होता है किसी सिस्टम के द्वारा, नियायक मतलब किसी सिस्टम के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, वो बराबर होती है किसके किसके योग के? तो डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा वृद्धि के और किया गया कार्य के। आंतरिक ऊर्जा वृद्धि, डेल्टा यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा वृद्धि और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब आंतरिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, मतलब सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य और आंतरिक ऊर्जा वृद्धि का योग बराबर होता है डेल्टा क्यू, यानी कि नियायक सिस्टम के द्वारा, निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा के। यही है आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ताप गतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, आगे बढ़े। यह है आपका ताप गतिकी का प्रथम नियम। डेल्टा याद रखिएगा, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। कभी एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये क्या अवशोषित ऊष्मा है, ये जो आंतरिक वृद्धि हुई है ऊष्मा में वो है, और ये आपका किया गया कार्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जो ऊष्मा था आपका, मैंने लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए ऊष्मा के। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो हैं बहुत छोटे छोटे। देखिए, ऊष्मा के साथ हमने ताप बताया है, तो ताप क्या है? मैंने देखिए ऊष्मा के साथ ताप को कोरिलेशन दिखाया था कि ताप होता क्या है। ताप मतलब ताप ये बताता है कि ऊष्मा की दिशा क्या होगी। ताप से ही पता चलता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, तो ऊष्मा किधर बहेगी, इधर कि इधर? तो ऊष्मा जो है इधर बहेगी। क्यों? क्योंकि ताप यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक, तो ताप और ऊष्मा एक साथ कोरिलेट करते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छे अवशोषक जो होते हैं, अच्छे अवशोषक, अवशोषक मतलब शोषण, अवशोषक अच्छे उत्सर्जक हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, उत्सर्जक होते हैं। ये किसने कहा है या किसने बताया है? तो ये जो है पूछा गया प्रश्न है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि जो अवशोषक होते हैं, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं किरचॉफ। ठीक है, किरचॉफ का नियम कहता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, अगर मैं और समझाऊं इसको तो ये देखिए, एक कमरे में ये वाइट वस्तु है और ये ब्लैक वस्तु है, का बंद कमरा है, ये समान आकार के हैं और समान टेम्परेचर पे इनको गर्म किया गया है। तो वाइट वस्तु जो होती है ऊष्मा को अवशोषित ही नहीं करती है, तो उत्सर्जन कहाँ से करेगी? ब्लैक जो होती है ये ऊष्मा का अवशोषण करती है और ये उत्सर्जन भी करती है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये नियम आपका किरचॉफ का है कि मनुष्य का तापमान कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और मुझे पता है कि रेलवे और एसएससी के पेपर से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लगभग पूरे के पूरे हो जाएंगे। एक कंसेप्ट वाली वीडियो और बना दी जाएगी ऊष्मा पे ही, लेकिन मुझे लगता है कि कवर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। आपने अगर ध्यान से सुना है, चीज़ों को देखा है, ठीक है, नहीं देखा दोबारा देखिए और फिर करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। चलिए यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं सेशन को। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।